हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी एकदम मन से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के मॉडल पेपर को लेके आ गए हैं, जो 2024 बोर्ड के परीक्षा में आने वाला है। तो इसमें हम लोग पूरे मॉडल सेट को हल करेंगे, बहुविकल्पी हल करेंगे। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पूरे मॉडल सेट को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। आपको पता है कि टोटल हमारा 70 नंबर का होता है, जिसमें 20 बहुविकल्पी होता है। तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी को देखेंगे। बहुविकल्पी आएगा तो हमारे सीट पे भरना रहता है, उसको आप इजीली भर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको पेपर मिलेगा तो शुरू में आपका पेपर का कोड दिया रहता है और पूर्णांक वहाँ दिया रहता है, ठीक। और कुछ आपको निर्देश दिए रहते हैं कि आपको हमारे सीट में कैसे भरना है और कौन कौन से प्रश्न करने हैं, ठीक। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी देख लेते हैं कि कौन कौन से बहुविकल्पी हमारे पूरे पेपर में डिट्टो ऐसा ही पेपर आने वाला है एकदम। इसको जो हम प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए हैं, सभी प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो ईजिली उम्मीद करता हूँ कि आप 70 में 70 नंबर उठा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, अब कह रहा है कि कोई भी हमारा 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। कह रहा है पहला ऑप्शन ए का मान जो है मस ए और बी यानी 2 पूर्णांक है, उसका मस निकाल दीजिए और उसका गुणा करा देंगे बी से तो उसके बराबर होगा। तो ये एकदम गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी को आपस में गुणा करा देंगे तो उसका मान बराबर होगा ए और बी का जो लसा आएगा उसके बराबर। फिर यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बी जो होता है, बी का मान बराबर होता है मौसा जब निकालेंगे ए और बी का और गुणा करेंगे लसा का ए और बी का। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि दोनों को गुणा करते हैं, ए और बी जो हमारा धनात्मक पूर्णांक दिया है उसका मान बराबर होगा मौसा ए और बी का इंटू लसा ए और बी का। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आने वाला है, एकदम इसको आएगा एकदम छाप दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 2 पूर्णांक ए और बी का रहा है ना, तो याद रखिए कोई भी 2 पूर्णांक हो उनको आपस में गुणा करा दीजिए, उनका मान हमेशा बराबर होगा। इन दोनों का जो लसा निकालेंगे वो और इन दोनों का जो मसा आएगा वो आपस में जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आपस में बराबर आएगा। तो इसमें से एक फिक्स है कि ये वाला क्वेश्चन पे एक प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो एकदम ये प्रश्न फार्मूला याद रखिए। कभी कभी यहाँ पूर्णांक की जगह पे अंक भी दे देगा 5, यहाँ 10 दे देगा, आपको लसा कहेगा कि लसा कुछ दे देगा तो कहेगा कि मसा बताइए, ऐसे करके आपको पूछता रहता है, ठीक है। ए का मान दे देगा, लसा और मसा का मान दे देगा, कहेगा कि बी का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, एकदम इसको माइंड में बैठा के जाना है पेपर में। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक कोई शून्येतर संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक शून्येतर संख्या है, ठीक, कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और कह रहा है कि इसको डिवाइड करेंगे अपरिमेय संख्या से। तो अपरिमेय संख्या से कभी भी डिवाइड करेंगे हम लोग तो कोई भी हम मान लीजिए कोई ले लेना 5, इसको √3 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। जिसका कोई वैल्यू, उसका जो पॉइंट के बाद जो मान आता है लगातार आता ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग क्या कर देंगे, सही मार देंगे, ठीक। उसी प्रकार देखिए थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि m का मान 5 है और n का मान m+7 है तो कह रहा है कि √m² + n² का मान होगा। ऑप्शन दिया है 65, 26, 13 और 26। तो यहाँ ध्यान से देखिए इस प्रकार का प्रश्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि m का मान दिया है आपको 5, क्वेश्चन नंबर का हुआ है तीसरा है, ठीक है। यहाँ पर m का मान दे दिया है 5 और कह रहा है कि n का मान m+7 है, ठीक है।
एम का मान दे दिया, एन का मान दिया, तो कह रहा है कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम एन है, एन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एम प्लस 7 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सभी को एम एन के रूप में रख देंगे। एन का मान क्या दिया है, एम के रूप में दिया, एम प्लस 7, तो यहाँ पर रख दीजिए एम प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ एन का स्क्वायर है, तो एन की जगह पर हमने क्या रख दिया, एम प्लस 7 का स्क्वायर रख दिया। अब ये फार्मूला किसका बनना है, ए प्लस बी के स्क्वायर का बनना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये वाला नीचे वाला, प्लस अब इसका फार्मूला पर रखेंगे तो ए का स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू 7 हो जाएगा। ये हमारा 2ab होता है, फार्मूला रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी के 14m हो जाएगा। ठीक है, अब ये एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा प्लस 14m हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब m का मान यहाँ पर दिया है, m का मान 5 दिया है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 40 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 49, और ये आपका हो जाएगा 70। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 50, ये हमारा 49 और ये हमारा 70। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, 49 और 70 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 169। ठीक है, यानी 169 किसका होता है, 13 का होता है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हम मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए उसी प्रकार अगला देखिए, प्रश्न कर रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, कोई भी परिमेय संख्या है उसके समतुल्य कोई भी परिमेय संख्या क्या होती है, एक ही होती है, 2 होती है, 3 होती है या अपरिभाषित। तो याद रखिए, कोई किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्या होती है वो हमारा अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, अपरिभाषित होगा, 1, 2, 3 ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है। ये हमारा क्या है, सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 दो रैखिक समीकरण है। दोनों हमारा रैखिक समीकरण दिया है, ये हमारा सूत्र के रूप में दिया है। तो कह रहा है कि यदि इसका a1 और a2 आपस में बराबर है b1 बटा b2 के इजकल टू c1 बटा इसमें का c1 और c2 के, तो बताइए जो हमारा रेखा है वो कौन सी रेखा है। तो याद रखिए, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हमेशा संपाती होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, एक समांतर दिया है, एक संपाती दिया है, एक प्रतिच्छेद दिया और इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये हमेशा संपाती होता है। ठीक है, याद रखिए समांतर के लिए क्या कंडीशन है, समांतर के लिए a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 इंटू c2। ये दोनों आपस में बराबर होंगे लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। सब एकदम पढ़ते जाइए। अब प्रतिच्छेद के लिए ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कोई आपस में बराबर नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। दो आपस में बराबर होंगे, समांतर। तीनों जब आपस में बराबर होंगे तो संपाती को आंख बंद करके मार देना है और पेपर में आएगा एकदम छाप दोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं, यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कह रहा है कि कोई संख्या है x, उसका 1/3 भाग यानी कि 1/3 पार्ट कितना है, उस संख्या का 1/3 भाग कह रहा है कि 21 के बराबर है। तो संख्या बात करो तो 3 उधर चला जाएगा तो 21 में आपका 3 से गुणा हो जाएगा, यानी हमारा 63 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 63, 21, 42, 63, 84, यानी ऑप्शन नंबर
सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। द्विघात समीकरण से आपके 1 से लेकर 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं मूलों से संबंधित, कि उनका मूलों का अनुपात क्या होता है, अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, अल्फा और बीटा में आपस में कौन कौन से संबंध होते हैं। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का मान आपको दे दिया है 0। तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि जिसका एक मूल आपको दे दिया है -2। तो 2 मूल होता है, एक होता है अल्फा, एक बीटा होता है। तो कोई एक को मान लेंगे क्या कि -2 दिया है, तो यानी बीटा का मान उसी में आपको निकालना होगा। अल्फा का मान दे दिया, या इसको आप बीटा भी मान सकते हैं। तो अब आपको पता है, हमने सूत्र बताया था, नहीं पता है तो इसको ध्यान से रखिए ताकि आपको एक नंबर इजीली उठा सकें। देखिए अल्फा और बीटा का मान जो होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर होता है। ये हम आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो और b और a क्या है, b और a हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जो हमारा समीकरण होता है वहीं से a b और c होता है। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है प्लस माइनस p इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b का मान क्या देखे, b के जगह पे क्या दिया है 2 दिया है, यानी 2 बटा में a का मान क्या दिया है, a का मान 1 दिया है, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। और अल्फा का मान यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है, -2 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2। अब ये देखिए -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा 0, यानी एक मूल अगर उसका -2 है तो बीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर पता ही है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान दिया ही है, अल्फा का मान दिया है -2, बीटा निकाल दिए 0, ठीक है। अब बराबर किसके दिया है, c/a। c का मान देखिए यहाँ पर p के बराबर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा p बटा में a का मान क्या दिया है 1 दिया है। अब ये आपस में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से इधर जाएगा तो यानी p का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए p का मान ऑप्शन में दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 8 दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होता है। तो याद रखिए कह रहा है कि 2 त्रिभुज, कोई मान लीजिए 2 त्रिभुज है, ठीक। अब 2 त्रिभुज के इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं का वर्ग, भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो होता है, वर्गों का अनुपात के क्या है आपस में बराबर है। तो कब होगा, जब हमारा दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप यानी कि एक बराबर, मतलब एक आकृति का होगा, ठीक है। यानी कि एक आकृति का देखने में होगा वो, यानी उनके बीच का जो एंगल होता है एक बराबर होगा। तो यह हमारा क्या होता है, वो हमारा समरूप त्रिभुज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा, फिक्स इस प्रकार का प्रश्न त्रिभुज से आपको पूछता है तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा समरूप होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है कि यदि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एवं बिंदु 2-5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, इस प्रकार का भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, ठीक है। एक बिंदु आपको दिया है 2 और
-5, ठीक है। ये आपको दिया है 2 और -5। एक बिंदु आपको दिया है -2 और 9 दिया है। ग्राफ बना के हम आपको समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पे, यानी ये हमारे एक्स अक्ष स्थित है, इस पे कोई बिंदु स्थित है कोई, ठीक है। मान लीजिए यही बिंदु है, तो इस पे कोई बिंदु स्थित है तो एक्स का मान कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या होता है, इस वाले बिंदु पे 0 होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, वाई का मान जहाँ जहाँ 0 है वो समझ लिए कि वही होगा। तो वाई का मान यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो यही दोनों में से कोई हमारा आंसर होने वाला है। ये तो होगा नहीं क्योंकि एक्स का मान 0 दे दिया है, और ये नहीं होगा क्योंकि वाई का मान 0 नहीं दिया है। तो अभी ए और बी ऐसे निकल गया। अब -7 होगा कि 7 होगा, ये अब हम लोग हल करके निकालेंगे। तो कह रहा है कि ये वाला बिंदु से इस बिंदु की दूरी, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या है, बराबर होना चाहिए। मतलब 2 बिंदु दिया है, दोनों बिंदु को इस वाले बिंदु से आपस में क्या है, बराबर, यानी इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो दूरी का सूत्र हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। यानी ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी की दूरी बराबर क्या होगा, बी सी की दूरी। तो दूरी के निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है। फिर उसी प्रकार अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला लगाएंगे, आपस में इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। x का मान यहाँ पर क्या है, x दिया है, यहाँ क्या दिया है, -2 दिया, यानी +2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y का मान यहाँ 0 है, यहाँ x का मान क्या है, -9 है, तो ये क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी पर यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y का मान 0 दिया है और y2 का मान क्या दिया, -5 दिया, तो यानी माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हल कर देंगे तो हमारा x का मान निकाला जाएगा। तो ये a + b का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा x² + 4 + 2x, 2 दूनी के 4, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा। ये उसी प्रकार निकालेंगे तो x² + 4x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। ये +4 होगा, -4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x² से x² खत्म हो जाएगा, 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4x सीधा आ जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा, = 81 प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जब हल करेंगे तो यहाँ से आपका x का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 81 + 25, और 25 नहीं 25, ये जब आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये आपका 81 माइनस में है, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, क्योंकि 81 माइनस है तो दिखे माइनस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस केवल बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी आप मार्क शीट में बी नंबर को क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके AB और AC बराबर हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो याद रखिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, A B और C समबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुज आपस में क्या है, बराबर है। तो जो 2 भुज आपस में बराबर होती हैं तो तीसरा जो कोण होता है, ये कोण, ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये हमारा पेपर में बहुत बार पूछा गया है, यानी आपस में ये बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर कोण बी और सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, यानी 11 नंबर, AB का मान दिया है 603 सेंटीमीटर, AC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि कोण B होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का पहले पुट करके देखते हैं उस पर हल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि हम इसका एंगल अलग होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया है AB का मान दिया है 6√3 दिया है, BC का मान दिया है, AC का मान दिया है
12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका यहाँ पर BC का भी मान दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज दिया है, 3 भुजा दिया है ना, AB दिया है, BC दिया, AC दिया है और BC दिया है। इसका मान दिया है आपको 6√3 दिया है, इसका मान आपको 12 दिया है, इसका मान क्या दिया है 6 दिया। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 12 का स्क्वायर कर दें, यानी कर्ण का स्क्वायर कर दें, लंब का स्क्वायर कर दें, प्लस आधार का स्क्वायर कर दें, ठीक। इन सभी का स्क्वायर कर देंगे, देखेंगे कि आपस में संतुलित है कि नहीं। अगर संतुष्ट मतलब आपस में अगर संतुष्ट कर रहे हैं, यानी इसका मान ये देखिए 12 का स्क्वायर 144 है, तो इसको भी हल करेंगे तो 144 आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 6 ये 40 और 3 का क्या हो जाएगा √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 64 प्लस ये गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये एक्चुअली 64 नहीं 36 होगा, ठीक है। तो अब इसमें आप 36 में गुणा कर दीजिए, तो ये आपका 108 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय के लिए अलाउ कर रहा है। यानी ये कोण इसमें क्या होगा, कोण B हमारा 90 अंश का होगा, यानी ये वाला कोण हमेशा हमारा क्या होता है 90 अंश का होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा B सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी दो समबाहु त्रिभुज जिसकी मतलब तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, ABC की भुजा क्या है 2A है। ध्यान से देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब ये समबाहु यानी 2, इसका 2A है तो ये भी 2A है, तो और ये भी क्या है 2A है। तो कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ बाबू शीर्ष लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब यानी इस बिंदु से डाला गया लंब, ये वाला डाला गया लंब और यहाँ से ये डाला गया लंब, ठीक है। तो मान लेते हैं ये A B और C हमारा क्या है त्रिभुज है। तो ये कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो याद रखिए जब ये टोटल 2A है तो ये शीर्ष लंब क्या करेगा, एक दूसरे को दो भागों में डिवाइड करेगा, A और A में। तो यहाँ पर अगर ये A है तो यही लंबाई ज्ञात करना है ना, ये वाला। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र बन रहा है कि नहीं, ये वाला 2A होगा, ये आपका A होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये हमारा देखिए कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी लंब निकाल देंगे। तो यहाँ से लंब का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर और क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर निकालना ही है। तो आधार क्या है 2A, कर्ण दिया है 2A, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस A का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 3A स्क्वायर हो जाएगा। किसका है लंब के स्क्वायर का है, तो हमको लंब ज्ञात करना है, यानी लंब का क्या हो जाएगा √3A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर से √ कट जाएगा, यानी √3A हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लंब की जो वैल्यू है वही हमारा शीर्ष लंब होगा, तीनों शीर्ष लंब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यानी ऑप्शन नंबर के यहाँ पर देखिए A√3 आप ऑप्शन नंबर A दिया है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप A पे आप क्या करेंगे, आपको मार्कशीट में दिया होगा तो इसे मार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि sin A का मान cos हो A है तो A का मान क्या, देखिए ये हर साल बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि sin A और cos A बराबर है, तो याद रखिए sin A और cos A कितना एंगल, A का मान जब हम लोग 45 रखेंगे तो हमेशा ये क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि cos 45 अंश का मान भी √2 होता है और sin 45 अंश का मान भी √2 1/√2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 45, यानी कि C सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जितना मॉडल सेट करा रहा हूँ एकदम एक एक प्रश्न अगर ध्यान से आप करके जाते हैं तो आप आराम से फुल में फुल नंबर उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाहर से प्रश्न नहीं पूछता है, जो भी प्रश्न आता है आपके बुक से ही आता है, ठीक है। और उसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वही हम आपको हल करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि A का मान 30 अंश है तो कह रहा है कि 1 + tan² A बटा में 1 + cot² A का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर A का मान आपको दिया है 30 अंश, कह रहा है कि 1 + tan² A बटा में 1 + cot² A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे
तो ये रखें 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश रख देंगे, और ये 1 प्लस cot स्क्वायर 30 अंश रख देंगे। ठीक है, अब रखने के बाद आपको पता है मान यहाँ पर पुट कर देंगे। cot 30 अंश का मान 1/√3 होता है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया है। बटा में 1 प्लस इसका क्या हमारी वैल्यू होता है 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बटा में ये करेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 3 + 1 एलसीएम दोनों का ले लेंगे। अब बटा में ये 3, बटा में नीचे वाला जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/3, बटा में ये क्या हो जाएगा 4, ये चल के गुणा किससे हो जाएगा 3 से, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है, ये चला जाता है ऊपर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4/3 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जब मान करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको क्या दिया है 1/3 दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हल करेंगे तो ठीक है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए 100%, 200%, 300%, 400%, इस प्रकार के प्रश्न आपके मेंसुरेशन से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि कोई गोला है, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि एक गोला है, ठीक है, कह रहा है कि उसके व्यास को क्या कर देंगे r है तो उसको हम क्या कर देंगे 2r कर देंगे। तो उसमें होने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताना है, कितना अंतर होगा, कितना % की वैल्यू होगा। तो आपको देखिए आपको पता है कि किसी वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है 4πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमारे के जगह पे क्या कर देंगे 2r कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4π × 4r², यानी 16πr² हो जाएगा। अगर दुगुना कर देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² से 16πr² हो जाएगा, यानी कि 16πr² में से अगर हम 4πr² घटाएंगे यानी 12πr² क्या हो जाएगा कि इसकी बढ़ोतरी हो रही है, इतना है, इतना हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है तो हमारा 12πr² बढ़ रहा है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे 4πr² से कितना की अंतर हो रहा है 12πr²। इसमें हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 4 से 12 यानी 3 बार में, यानी कि 300% क्या होगा बढ़ोतरी होगा। याद रखिए कितना बचे, इसको 400 मार देते हैं, 400 नहीं होगा, ये कितना होगा 300 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो कह रहा है कि वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। तो याद रखिए जब वृत्त के व्यास का अनुपात दिया रहता है तो उसके परिधि का अनुपात क्या कर देंगे, जस्ट उसका अंडर रूट में कर देते हैं, यानी कि हमारा अंडर रूट में जब हम कर देंगे यानी कि 4/9 दिया है, इसको अंडर रूट कर देंगे तो यानी हमारा 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका कह रहा है कि पूरे सारणी का माध्य ज्ञात करना है, तो इसको आपको माध्य निकालना हमने सिखाया था, देख लीजिए कैसे निकालेंगे। प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि 0 से 2 के बीच में आपका 0 से ऐसे पहले गालम बना लेते हैं, लेकिन आपको बहुविकल्पी करना है तो तुरंत आप इसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 2 के बीच में आपका मान दिया है 3 का, फिर यहाँ पर 2 से 4 के बीच में आपका वैल्यू दिया है 1, 4 से 6 की वैल्यू दिया है 5, 6 से 8 की वैल्यू दिया है 4, बराबरता मतलब 4 बढ़ाता है, और 8 से 10 के बीच की वैल्यू दिया है 7। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, माध्यम वाला तो 1 होगा, इनके क्या होगा 3 होगा, ये क्या होगा ये आपका 5 होगा, ये आपका 7 होगा, और ये आपका 9 होगा। तो इनको हम लोग क्या करते हैं आपस में गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाता है, ये क्या 28 होगा, और ये आपका 63 हो जाएगा। अब इस सभी को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
और 16 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 4 6 6 6 12, 121 हो जाएगा। और ये वाले पार्ट को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 है, ये 10 हो जाएगा और 10 20 हो जाएगा। यानी 20 से हम जो भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20 में हम लोग भाग देंगे 121 में तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 6 समथिंग के आस में आएगा। 20 छक्के 120 होता है, यानी 6.1 यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आएगा तो पढ़ जल्दी से आप इसको कर दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है कि कह रहा है किसी बारंबारता बटम का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। लीजिए पेपर में ये फिक्स है कि इस बार आएगा, बस यहाँ पर मान अलग दिया होगा, लेकिन ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है ध्यान से देखिए, आपको दे दिया है माध्य की वैल्यू दे दिया है 24.1 और आपको दे दिया है बहुलक का वैल्यू। बहुलक का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 28 दिया है। कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला दिमाग में बैठा के जाइए, पेपर देने जा रहे हैं तो ये याद रखिए कि बहुलक का जो मान होता है बराबर होता है 3 गुना किसके, माध्यक के। माध्यक का क्या 3 गुना, और उसमें से घटा देंगे 2 गुना किसका, माध्य का। जो माध्य है उसका 2 गुना और माध्यक का 3 गुना, इनमें से आपस में घटा देंगे, वही मान बहुलक के बराबर होता है। ये फार्मूला एकदम माइंड में बैठा के जाइए, यहाँ से 5 नंबर आपको पूछा जाएगा एक बहुविकल्पी में, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपको 4 नंबर या 2 नंबर में पूछ देता है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे इजीली। बहुलक का मान दिया है, यहाँ पर रख देंगे 28। माध्यक पूछा है तो ये आपका माध्यक छोड़ देंगे इसे, और माध्य का मान दिया है, क्या दिया है 24.1 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 28 इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, और ये आपस में क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे 2, ये माइनस है, गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 2 8 और 4 यानी 48.2। ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 28 में 48.2 जुड़ जाएगा और 3 गुणे माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यक का मान निकालेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 28 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, 8 6 और 4 2 6 1 76। अब में क्या कर देंगे 3 से भाग दे देंगे। जब इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 26.3 हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। माध्यक की वैल्यू क्या हो जाएगी 26.3। कौन सा फार्मूला, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य रख देंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। इन ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डी को सही कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न सेम, ये सब आपका कहाँ से आया है, स्टैटिक से आया है, संख्यांक से आपका बहुविकल्पित लिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, आपको एक वर्ग अंतराल दे दिया है, इसको आपको हल नहीं करना है, या अगर सही से देख लेंगे तो यहीं से हल कर लेंगे। तो कह रहा है कि उपरयुक्त यानी ऊपर दिए गए बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है, तो ये देखिए 0 से 10 11 बार आया है, 10 से 20 21 बार, 20 से 30 23 बार, 30 से 40 14 बार, और 40 से 50 5 बार आया। यानी आपको बार सबसे ज़्यादा बार क्या आया 23 बार, यानी 20 से 30, यानी ऑप्शन नंबर बी आँख बंद करके मार दीजिएगा, यही आपका आने वाला है। अब लास्ट देख लीजिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि माध्यक एवं बहुलक के बीच में संबंध होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है माध्यक इक्वल टू 2 बहुलक प्लस माध्य, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुलक इक्वल टू, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये आपस में इनका संबंध क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे, हमने आपको बता दिया। अब आप आपको 2 नंबर और 4 नंबर 6 नंबर की सवाल को करेंगे, और इस वीडियो में हमने आपको 20 बहुविकल्पी बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको 2 नंबर और 4 नंबर 6 नंबर के सभी मॉडल पेपर का हल आपको
करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि हमने पेपर के संबंधित A to Z आपको जो भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम A to Z डिस्कस करते हैं। जो प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं उसको एकदम फाइनली उसको डिस्कशन कराते हैं और बच्चों को एकदम याद करा के उनको एग्ज़ाम सेंटर भिजवाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।